साहित्य निधि में आज सुनिए हिंदी साहित्य जगत की अग्रगण्य लेखिका डॉक्टर सूर्यबाला जी की लिखी हुई कहानी कंगाल। बिंटू समझती है मैं कुछ नहीं जानता, सोचता हूँ अच्छा है अगर वो यही समझती रहे। मैं कभी ये उसे जानने न दूंगा कि इस एक स्वेटर के लिए उसने कितनी कहानियाँ गढ़ी हैं। मैं सब जानता हूँ। आधे जाड़ों के बीच मैंने उसे अपना कत्थई वाला पुराना हाफ स्वेटर मरम्मत के लिए दिया था। स्वेटर की खस्ता हालत देखकर चेहरे पर उभर आए भावों को छिपा गई थी। फिर थोड़ी देर उलट पुलट कर देखने के बाद बोली थी, ठीक ऐसी कत्थई ऊन तो नहीं होगी बिन्ने भैया, किसी मिलते जुलते रंग से कर दे, दिखेगी। बाटों के नीचे कौन देखता है, पीठ की तरफ भी तो एक दो छेद हैं। अरे पीठ पीछे की क्या फिक्र करनी, कहकर मैं हंस दिया था, पर बिंटू नहीं हंस पाई। गुमसुम सी ही स्वेटर लिए चली गई। उन्हीं दिनों से अम्मा के बक्से में नई ऊन के 4-5 गुल्ले मिले थे। अम्मा की लंबी बीमारी के बाद से उनका थैला बक्सा सामान वगैरह बिंटू ही देखती थी। ऊन देखकर उसने जल्दी जल्दी सारा बक्सा छान मारा। कुल 4 गुल्ले ही निकले, 5वां आधे से कम था। वो काफ़ी देर जुगाड़ बैठाती रही, फिर जैसे मन ही मन कुछ निश्चय करके मझली भाभी के पास गई थी। भाभी सुनिए, आपके पास गहरे काही या कत्थई ऊन के 1-2 गुल्ले होंगे? क्यों? यूं ही, थोड़ी हंसती थोड़ी झेपती हुई धीमे से बोली थी। अम्मा के बक्से में थोड़ी ऊन मिल गई है, 1-2 गुल्ले आप दे दें तो अपने लिए मिनी कोट बना लूं, सीख लूंगी तो अगले साल मंटू के लिए भी। काही रंग का एक गुल्ला मिल गया था। एक की अभी भी कसर थी, लेकिन उसका उत्साह बढ़ गया था। दूसरे दिन कॉलेज जाते हुए बड़ी भाभी अर्थात ठेकेदारनी के कमरे के दरवाजे पर बोली, ए बड़ी भाभी 2 रुपए की महाजनी कीजिए। बड़ी भाभी जरा ठस किस्म की है। बिना बात महाजनी कैसी? अरे इतनी बड़ी ठेकेदारनी की ननद पैदल जाएगी कॉलेज? बड़ी भाभी ठसकेदार हंसी हंसती उठी। तो यूँ कहो ना बिंटू बीबी, ये लो, लौटते समय सफ़ेद DMC का धागा और 10 नंबर की एक सिलाई भी लेती आना, उन्होंने 10 का एक नोट बढ़ाते हुए कहा। और लौटते समय भाभी के सामानों के साथ वो रिक्शे के बहाने मांगे पैसों से एक और गुल्ला उनका खरीद लाई थी। सब मिला नमूना ठीक कर बुनाई शुरू कर दी थी। बात आई गई हो गई थी, लेकिन जब एक तरफ का पल्ला पूरा होने को आया तो मंझली भाभी ने टोका, ये कैसा मिनी कोट है जी, ये तो मर्दाना स्वेटर है। उस समय मैं आंगन से गुजर रहा था। बिंटू जल्दी से अटकते हुए बोली, क्या करूं, ये रंग मुझ पर फबता ही नहीं था, तो सोचा बिने भैया के लिए ही हाफ स्वेटर बना दूं। वाक्य खत्म करते करते उसकी आंखें झुक गई थीं। हालांकि वो सहज बनने की पूरी कोशिश किए जा रही थी। अच्छा, भाभी ने कुछ कुछ समझते हुए संभल कर जोड़ा, अच्छा किया। पिंटू की घबराहट में समझ गया था, शायद इसीलिए और भी तेजी से आंगन से चला आया। जीने के दूसरी तरफ धूप के तिकोने टुकड़े के बीच बैठकर कैरियर एंड कोर्सेज और कंपटीशन मास्टर के पन्ने उलटता पलटता रहा। कभी कभी ऐसा क्यों नहीं हो पाता कि आदमी कुछ भी महसूसने की परिधि से छिटक कर दूर जा पड़े, एहसासों की जकड़ से बहुत दूर। हाँ, और कुछ खास क्यों होता, बस यही कि जिंदगी जरा आसान हो जाती। आसान नहीं तो सहज ही, जैसे बिंटू सीधे सीधे कह पाती, बिना भैया के पास एक ही स्वेटर बच रहा है, वो भी फटे हाल। किसी तरह रिक्शे के पैसे बचाकर ऊन लाई हूँ कि उन्हें एक स्वेटर बना दूँ। वे खुद तो किसी से कहने जाएंगे नहीं, अकेले अकेले गुमसुम जो कुछ जैसा है उसी से काम चलाते जाएंगे। इससे अच्छा यही समझा कि ना इधर बाबूजी बड़े या छोटे भैया पर भार पड़े, ना उधर बिना भैया को एहसान का बोझ महसूस हो। यह सब एक पूरा और ईमानदार सच होता अगर बिंटू सीधे सीधे कह पाती, और ऐसे ही तमाम कितने सच जो हम एक दूसरे से कह पाते, लेकिन कहाँ कह पाते हैं। एक सीमा रेखा के आगे जाने से पहले मैं अपनी तरफ रुक जाता हूँ, भैया बाबूजी भाभियाँ और बिंटू दूसरी तरफ। बीच में जो कुछ है उसे वैसा ही बिना उघाड़े रहने दिया जाता है। सोचता हूँ काश बीच में जो कुछ बिना उघाड़े रहने दिया जाता है उसे उधेड़ कर रेशे रेशे उड़ा दिया जाए, इस बीच में कुछ न रह जाए। पर शायद दोनों तरफ से हम अभी इस असहज स्थिति को सहज रूप में स्वीकारने के लिए विवश हो गए हैं। पहले शुरू में MA करने के बाद इंटरव्यू देकर लौटता था तो बैठक में बाबूजी टोकते थे, कैसा हुआ, तुम तो भाभी के मायके वालों की खातेदारी में लगे थे, अच्छी तरह किताबें देख लेनी थी। अंदर आने पे बड़े भैया पूछते, कैसा किया, इसमें तो हो जाना चाहिए था तुम्हारा। अरे ये नहीं बता पाए। 3-4 दिनों बाद दौरे से लौटकर मझले भैया जोड़ते, क्या पीलीभीत गए थे? अरे तो कामनी, मतलब मेरी भाभी के चचेरे भाई क्या ठहर गए होते, बेकार 100-125 रुपए पे पानी फेर आए।
और अम्मा का बिसूरना लगातार जारी रहता। अब लौटता हूँ तो कोई कुछ नहीं कहता। एक तरफ से सभी लोगों की सहानुभूति भरी निगाहें उठती हैं, लेकिन साथ ही जल्दी जल्दी कतरा जाती हैं। जानबूझकर कोई कुछ नहीं पूछता मुझे इस अजीबोगरीब बेचारगी से बचाने के लिए। लेकिन धीरे धीरे इस कमरे से उस कमरे ढेर सी फुसफुसाहटें तैरती सी महसूस होती। क्या हुआ? कुछ हुआ? नहीं नहीं, नहीं हुआ। इस बार भी फुसफुसाहटें शांत हो जाती हैं, पर उनकी प्रतिध्वनियां देर तक हर कमरे की दीवारों के आर पार टकराती रहती हैं। इसके बाद बाबूजी पूजा की घंटी जोर जोर से बजाकर उठने के साथ ही हरी इच्छा भावी बलवाना गा उठते हैं। अम्मा की रेंगती आवाज वाले विश्वास को बिंटू डपट कर रोक देती है और भाई साहब गुजरते हुए कहते जाते हैं, नहीं हुआ, कोई बात नहीं, ज्यादा मत सोचा करो। बिंटू दूर से मेरे चेहरे पर दृष्टि डालकर मेरी मनस्थित अंदाजने की कोशिश करती है, पर जल्दी ही उसे अपनी गलती मालूम हो जाती है, क्योंकि मेरा चेहरा अब वैसा रह ही नहीं गया कि उसमें मेरे अंदर गुजरती हुई स्थितियां अंदाजी जा सकें। पिछली बार LIC का इंटरव्यू देकर जबलपुर से लौटा तो इंदू दीदी आई थीं। घर में घुसते ही उनके दोनों बच्चे जोर से चिल्लाए, विनय मामा जी हमारे लिए। सुनते ही दीदी ने जल्दी से आकर उन्हें डपटा। आते ही तंग करने लगे। मामा जी जरूरी काम से गए थे, उन्हें इतना टाइम कहाँ था। काश इंदू दीदी कह पाई होती, उनके पास इतने पैसे कहाँ थे। हाँ हाँ, हमें मालूम है, इंटरव्यू देने गए थे नौकरी के लिए, है ना मामा जी? बड़ा वाला बबलू बड़ी समझदारी से बोला था। हाँ हाँ, मैं बिला वजह उन्हें अपने और इंदू दीदी को संभालने की कोशिश करने लगा। दीदी भी उसी कोशिश में जल्दी जल्दी यहाँ वहाँ के हालचाल पूछने लगी, पर रोकते रोकते पूछी बैठी, कुछ पता पड़ा? हाँ, मैंने उसी खिसियानी हंसी के साथ कहा, जिन लोगों को चुना जाना था बस उन्हीं को रुकने के लिए कह दिया गया है। कोई खास थी भी नहीं, ये भी कह रहे थे। हाँ, मैं फिर वैसी ही बेचारगी से हंसने लगा। इंदू दीदी नहीं हंस पाई बिंटू की तरह। फिर बैग, बिंटू के लिए इमिटेशन ज्वेलरी के बुंदे और पेंडेंट, बच्चों के लिए टॉफियां, बिस्कुटों के पैकेट, पवन के लिए रंग बिरंगी चौड़ी टाई, और अंत में सबसे बड़ा पैकेट उन्होंने मेरी तरफ बढ़ा दिया। खोलकर देखा, टेरिलीन की मजबूत पुख्ता शर्ट। अच्छी है, बहुत अच्छी। इंदू दीदी खुश हो गई। और पवन की अकड़ देखो, कहता है सेकंड्स के माल में उसे उठा लाई हुई टाई। आकर कॉलेज में देखो लड़के कैसी कैसी टाई डालकर आते हैं, फड़क जाओगी। हाँ, पवन इस तरह अक्सर कहता है। मुझसे 2 साल छोटा है, मेडिकल के फाइनल ईयर में है। बस इस साल के बाद वो भी एक तरफ निकल जाएगा। वैसे उसकी बातचीत, चाल ढाल सब में अभी से पूरी डॉक्टरी रुआब झलकने लगा है। खूब तेज चलना, पैंट की जेब में हाथ डाले किसी थिरकती ट्यून की विस्लिंग करने लगना, फटाफट बोलना और जोर से पूरा मर्दाना ठाका लगा जाना। घर बाहर से संबंधित किसी भी मामले में वो बेलाग और पूरे विश्वास के साथ अपनी राय जाहिर कर देता है, चाहे बिंदु की शादी की बात हो, मंटू की पढ़ाई की, या इंदू दीदी के ससुराली झगड़ों की। अम्मा के इलाज के बारे में तो खैर वो डॉक्टर है ही। कोई भी समस्या हो वो बाबूजी, भैया और थोड़ी बहुत अम्मा के बीच भी घिसटती सी रहती है, कितने कितने दिनों तक। लेकिन पवन जब कभी हॉस्टल से 1-8 दिनों के लिए आता है, चुटकी बजाते निर्णय ले डालता है। बाबूजी, भैया सब उसकी राय के कायल हो जाते हैं। सोचने की कोशिश करता हूँ कि ये वही पिद्दी सा पवन है ना, अव्वल दर्जे का दब्बू, किसी के सामने बोलते समय बात बात में लड़कियों सा शर्मा कर उंगलियां तोड़ने लग जाने वाला। भाई लोगों के दोस्तों को, भाभियों के भाइयों को देखते ही झेप कर भाग जाने वाला पवन अब कितना बोल्ड हो गया है। शरीर भी पहले सा दुबला न रहकर सीधा होकर कस गया है। आंखों में चमक और चेहरे पर रुआब आ गया है। बचपन के दिनों से अभी कुछ सालों पहले तक घर बाहर के लोगों की जबान पर ज्यादातर मेरा ही नाम रहता था, क्योंकि एक तो मैं सीधा था, दूसरे शर्माता झेपता नहीं था। जो काम कहा जाता उसे सोच समझ कर ठीक से करता। छुप छुप कर प्रकृति वर्णन और देशभक्त पर कविताएं लिखना, कभी कभी टीचरों पर हास्य रस की पैरोडी भी, जिसे बाबूजी और बड़े भैया बड़े शौक से अपने दोस्तों को सुनवाते, खूब वाहवाही मिलती। बाजार से सब्जी, मसाले, घी, तेल लाने के काम में भी ज्यादा योग्य समझा जाता, क्योंकि पैसों का हिसाब ठीक रखता और सामान देखकर परख कर लाता। जबकि पवन से एक तो अक्सर पैसे गिर जाते, ऊपर से बिना देखे सुने कभी सीले मसाले उठा लाता, कभी सड़ी गली सब्जियां। कुछ कहने पर देर तक पिनपिनाता रहता, इसलिए किसी बात के बीच उसे बोलने से पहले ही डपट दिया जाता। तुम चुप रहो जी, बिना बात बीच में दखल मत दिया करो, जरा एक काम तो ठीक से होता नहीं। भाभी का चुन्नू दरवाजा खोलते ही खुशी से चिल्लाया, पवन चाचा। घर में आकर बताया, साथ में 2-3 दोस्त भी हैं। घर में थोड़ी खलबली मचती है।
अम्मा वनस्पति नहीं है, बिंटू कहती है। बड़ी बहू से कहो, अम्मा गेहूं बीनते हुए कराह कर चश्मा ठीक करती हैं। भाभी, पवन भैया और उनके दोस्त आए हैं, वनस्पति खत्म हो गया है। अरे इस बार तो बहुत जल्दी खत्म हो गया, ये लो 6 समोसे मंगवा लो। भाभी दूरदर्शी हैं, वनस्पति अभी मंगवाने का मतलब पवन और उसके दोस्तों के साथ साथ पूरे 12 प्राणियों के कुनबे के लिए पकौड़े तले जाएं। इस हिसाब से 6 समोसे और 3 प्याले चाय की आवभगत कहीं सस्ती पड़ेगी। मंजली भाभी के लिए भी अच्छा ही है, आधे घंटे पहले चौके में जाने से छुट्टी मिलेगी। लेकिन समोसे लाए कौन? बच्चे सब स्कूल, सबको मालूम है मैं पूरे 4 साल का बेरोजगार नकारा कोने वाले कमरे में कंपटीशन मास्टर और कैरियर एंड कोर्सेज लिए बैठा हूँ। मेरे पास अफराद समय है, मुझे कोई जरूरी काम नहीं। फिर भी पवन के दोस्तों की खातिरदारी के लिए मुझसे समोसे लाने के लिए कौन कहने जाए। हालांकि मैं कभी कुछ कहता नहीं, फिर भी कहीं मैं मन से बुरा मान जाऊं या फील ना हो। तमाम अंदेशे में घिरे लोग एक निश्चित फासले से मुझे अंदाजने की कोशिश करते हैं। सबका पशोपेश मैं खुद समझ जाता हूँ। थोड़ी देर खुसफुस सुनने के बाद बाहर आकर पूछता हूँ, भाभी पवन के दोस्त आए हैं ना, कुछ चाय नाश्ता? हाँ चाय बनवा रही हूँ, जरा समोसे आ जाते, पर कौन लाए? अरे तो मैं ला देता हूँ। भाभी जल्दी से आंचल की गांठ खोलकर 5 का नोट बढ़ा देती हैं। मैं अटक कर कहता हूँ, अरे पैसे हैं ना मेरे पास। उससे क्या, भाभी नोट पकड़ा देती हैं। मैं न लेने की जबरदस्ती नहीं कर पाता। पैसे न लेकर भी कौन सा एहसान कर दूंगा। आखिर जेब में पड़े 5-7 रुपए भी तो इंटरव्यू के लिए जाते समय जरूरत के लिए दिए गए बड़े भैया के रुपयों में से ही तो बचे हुए हैं। और रुपए ही क्यों, ये पजामा, कमीज, टेरलिन की पैंट, कंपटीशन मास्टर, सब कुछ प्रकारांतर से उन्हीं के पैसों के तो हैं। बाहर जाने से पहले गलियारे तक आकर रुक जाता हूँ। बैठक से पवन के दोस्तों का जोरदार ठहाका गूंजता है। मैं लौटकर पाजामा बदल कर पैंट पहन लेता हूँ। क्या मालूम पवन के दोस्तों से सामना हो जाए। दिख जाने पर पवन फौरन बुलाता है, विनय भैया आओ आओ ना। उसके बाद अपने दोस्तों से परिचय कराता है, माय ब्रदर विनय। अपनी अपनी तहत सब बड़ी समझदारी से हाथ मिलाते हैं। पवन बैठने को कहता है, मैं बैठ भी जाता हूँ, पर यहीं आकर सब कुछ, सारी बातचीत घिसटने लगती है। फिर घिसटते घिसटते रुक रुक कर नितांत दयनीय ढंग से चलने लगती है। बातचीत का हर मसला और छोरहीन इधर उधर असंबंध लटकने लगता है। एक विचित्र फंसी फंसी सी स्थिति, बस जैसे अनचाहे डूबते चले जाना सबकी नियति हो जाती है। घर में भी तो मेरे बीच में आते ही जैसे संबद्धता के रेशे रेशे अलग अलग हो बिखरने लगते हैं, जुड़ने की कोशिश में ही। उस दिन भी मंझले भैया, इंदू दीदी, पवन, बिंटू और बड़ी भाभी मूंगफली के छिलके एक दूसरे पर फूंक फूंक कर उड़ाते हुए हंस रहे थे। बातों के सिलसिले अनेक थे। भाभी कह रही थी, बंबई में छिली मूंगफली यहाँ से कहीं सस्ती है। मंझले भैया मंटू के टीचर से हुई झड़प की बात कर रहे थे। बिंटू अपने बीएड के शुक्ला जी की पार्शियलिटी को लेकर दुखी थी कि अपनी भांजी को ही टॉप करवाने के लिए तुले बैठे हैं। पवन अपने साथ पढ़ने वाली मेडिकल की लड़कियों के नखरों की खिल्ली उड़ा रहा था कि मैं साइकिल बरामदे में खड़ी कर देता हूँ। सब चौंक कर देखते हैं। LIC का फॉर्म लिए लिए ही मैं सबके बीच पहुंच जाता हूँ। ठहाके थम जाते हैं। सहज उन्मुक्त चेहरे बारी बारी से सहानुभूति, बेचारगी, गंभीरता और हठात चिंता भाव से देखने लगते हैं। आओ आओ विनय, बैठो। इंदू दीदी छिली मूंगफलियों के कुछ दाने मेरी ओर बढ़ा देती हैं। लास्ट डेट कब है इसकी? मंझले भैया फॉर्म की ओर इशारा करते हैं। विनय भैया खाना लाऊं, खाओगे? जल्दी में 1-2 कौर चावल खाकर ही गए थे। ये बिंटू थी। क्यों? इंदू दीदी जल्दी से पूछती हैं। रोटियां सेकी ही नहीं थी तब तक। पवन भैया ही साइकिल ले गए थे ना, इसलिए जल्दी में थे कि उनके हॉस्टल जाने के टाइम से पहले लौट आए। अरे तो ऐसा क्या, पवन को भी कुछ कहना था। विनय चाय बना दे बिंटू। वही हुआ। सबके बीच चलता हुआ बातों का सहज सिलसिला टूटकर बेतरतीबी मेरे चारों ओर अटकने लगा। ऊपर नीचे, आगे पीछे वही दया, सहानुभूति, बेचारगी भरी थिगलियां जैसे मेरे समूचे जेहन को तेजी से ढांपने लगीं। मैं चाहकर भी उन्हें निकाल कर फेंक नहीं सकता। खामोश खड़ा सुन रहा हूँ। कितना असहाय हो गया हूँ मैं अपनी खामोशी की इन दम घुटू दीवारों के भीतर। बारी बारी से सबके द्वारा हमेशा दोहराए जाने वाले सांत्वना, सहानुभूति भरे शब्द, बस जैसे लखावरी ईंटें हों जिनके अंदर मैं अनचाहे चुनता चला जा रहा हूँ। आखिर कैसे मैं इतना असहाय लाचार होता चला गया? कैसे अनजाने अपने आप को सबके हाथों में सौंपता चला गया? सबके अपने अपने ढंग हैं। किसी ने साग भाजी मंगाने के बाद हिसाब नहीं लिया, मैं जबरदस्ती दे भी नहीं पाया हिसाब। किसी ने टेरिलिन की मजबूत शर्ट ला दी,
किसी ने इंटरव्यू के लिए जाते समय जबरदस्ती 20 रुपए थमा दिए। ये बेरोजगारी क्या बस आर्थिक तंगहाली है? नहीं, शायद एक लाचारी जिसने मेरे समूचे व्यक्तित्व का रस चूस कर मेरी पूरी की पूरी मानसिकता को पंगु बना बीच रास्ते में फेंक दिया है। मैं रह ही कहाँ गया। फिर से दम घुटता है और ऐसे क्षणों में यही जी चाहता है कि एक बार जोर से चीख कर अपने खोए हुए वजूद को पुकार कर देखूं तो सही मायने में देखूं तो मैं खर्च के लिहाज से पवन से कहीं कम निर्भर हूं घर वालों पर। न कॉलेज हॉस्टल की फीस, न कपड़ों लत्तों पर ही कुछ विशेष खर्च होता है। उस पर से 2-4 महीने में कहीं कोई टेम्परेरी काम मिल ही जाता है। घर में ताने कसने वाला या आमने सामने रूखा बोलने वाला भी कोई नहीं। बाबूजी पेंशन पाते हैं। ये दूसरी बात है कि वो अम्मा की बीमारी और बिंदु की आधी फीस भरी की होती है। बड़े और मंझले भैया भी चलने लायक कमाते ही हैं। आम गृहस्थों की तरह वे लोग थोड़े तंगहाल रहने पर भी संयुक्त परिवार का भार कमोबेश ढो रहे हैं। फिर सबके साथ एक बड़ी आशा जुड़ी है, पवन की डॉक्टरी की। कुछ तो समझेगा ही। एकदम नालायक निकला तो भी मुफ्त इलाज और सैंपल की दवाइयाँ तो कहीं नहीं गई। बिंटू की भी देर सवेर शादी हो ही जाएगी। हाँ, सब कुछ नॉर्मल तो है, लेकिन मैं कहीं बीच में अकेला क्यों हूँ? भटकता रहता हूँ, अपने प्रति नितांत आशंकित, अविश्वस्त सा। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए फॉर्म लेने जाता हूँ तो काउंटर क्लर्क से भी आंखें नहीं मिला पाता, या फिर जबरदस्ती आंखें फाड़ कर देखता हूँ, जैसे हर संस्थान के काउंटर में बैठे रोजगार के लिए फार्म बांटने वाले क्लर्क एक ही हों और मेरा इतिहास अच्छी तरह जानते हों। घर पर आकर किसी के सामने फॉर्म भरने या जिक्र मात्र करने से कतराता हूँ। लोगों द्वारा संभाल कर पूछे गए प्रश्नों से भी अंदर तिलमिला उठता हूँ। वही आम सवाल, किस कंपटीशन का है, लास्ट डेट कब है, फला चीज भी देख लो, आदि आदि सुझाव और हिदायतें। और अंत में टेस्ट इंटरव्यू देने जाते समय अम्मा की तमाम और निर्देश और हितोपदेशी वाक्य। महावीर जी का प्रसाद लिया कि नहीं? बिंटू, जरा 1 चम्मच दही तो ला दे। कौन सा दिन है आज? सूख। 1 चूरा मिठाई का दे दे। मिठाई ना हो तो गुड़ चीनी कुछ दे दे। क्या बीफ है? अच्छा, तो मीठा रहने दे, बस 5 दाने राई के दे दे, मुंह में डाल ले। इसके साथ ही पूजा की रोली माथे पर चिपका दी जाती है, अक्षत और पीला चंदन भी। सारे शुभ सगुनों से लैस होकर जाता हूँ और हथियार डालकर वापस आ जाता हूँ। नहीं, अब किसी को मालूम होने ही नहीं देना है, ना बीफ है राई, ना सूख मिठाई। टेस्ट और इंटरव्यू की तारीख तक किसी को नहीं बताऊंगा। इस बार अपने आप को इस लाचारी से उबारना है। पवन को जो कुछ पसंद नहीं आता साफ नकार जाता है। अम्मा के सारे कर्मकांड मुझ पर ही चल जाते हैं। वो साफ मखौल उड़ाकर चलता बनता है। अम्मा के सोचने की परवाह कहाँ करता है। हर तरफ से निश्चिंत निर्द्वंद आंगन में खाट फैलाकर चौड़ी मोहरी की पैंट पहने पैर हिलाता कह रहा है, कहने को तो आधा दर्जन भाभियां और 1.25 दर्जन बहनें, पर एक कायदे का शानदार हाईनेक स्वेटर नहीं बुना जा रहा है किसी से मेरे लिए। बड़ी भाभी उसी ठसकेदार लहजे में टोकती हैं, अरे अभी पिछले साल ही तो बिंटू और मंजली ने बुना है ना बदामी वाला स्वेटर। उसकी बात मत करो, पवन टोकता है। पहनने से लगता है 22 से 42 का हो गया हूँ, एकदम गंवारों जैसा रंग, ऐसा कि उसके मैच की एक गांधी टोपी और मिला लूं, बस होम्योपैथी की कंपाउंड्री करने लायक। मंजली भाभी रीतिकालीन तरकश से तीर चलाती हैं, तो ये कहो ना पवन लाला जी, तुम्हें ठंड बचाने वाला स्वेटर नहीं, लड़कियों के बीच नक्शे मारने वाला स्वेटर चाहिए। समझदार को इशारा काफी। पवन हंसते हुए हाँक मारता है, फिर झटके से उठकर जूते के फीते बांधने लगता है। चलता हूँ। शाम को घर में घुसा तो अम्मा के धीरे धीरे रोने की आवाज आई, सर्वथा अप्रत्याशित। अम्मा बिसूरती खींचती भले ही हो, पर इससे रोती कभी नहीं। बिंटू ने धीरे से पोस्ट कार्ड दिखाया। अम्मा के 12 बंकी वाले सौतेले भाई गुजर गए, जो उम्र में अम्मा से काफी बड़े थे और सौतेले होने पर भी उन्हें बहुत मानते थे। वैसे चिट्ठी उनके मरने के 3रे दिन लिखी गई थी और आज 8वें दिन पहुंची थी। इस हिसाब से उनके घर वालों ने मात्र सूचित करने की खाना पूरी की थी, पर अम्मा के हिसाब से 13वीं में जाना जरूरी था। वे लोग चाहे जैसे हों, हमें तो स्वर्गवासी आत्मा के प्रति फर्ज निभाना है। अभी तक हर साल 30 पर 15-20 जो बन पड़ता था भेजकर भाई का फर्ज निभाते थे। कहते कहते अम्मा फिर धीरे धीरे रोने लगी। बाबूजी, बड़े भैया काम चलाओ भाव से अम्मा को संभालने लगे। जाने के नाम पर मझले भैया तटस्थ भाव से बोले, अगले हफ्ते दौरे पर जाना है, कहिए तो उधर से ही होता हूँ, टोपी उतार कर मातम पुरसी कर लूंगा, और क्या। नहीं, अम्मा टोकती हैं, सब लोग समझ जाएंगे कि बेगार टालने आए हैं, और सबसे बढ़कर तब तक 13वीं भी बीत गई होगी।
बड़े भैया को इसी हफ्ते काम पूरा करा के पेमेंट लेना है। एक आध हफ्ते बाद होता तो कोई बात भी थी। पवन का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। बाबूजी के लिए डॉक्टर की सख्त ताकीद है। जाड़ों की रात के सफर से दमा उभर आता है। तब विनय कोई धीरे से कहता है, हाँ विनय से पूछो कहाँ है, बुलाओ। तुम्हें फुर्सत होगी? कुल 4 दिन लगेंगे। जा सको तो अच्छा है, जरा मन बदलेगा। पुरानी रिश्तेदारी ठहरी। माधव और हरीश के साथ कुछ ना कुछ परेशानी है, तुम चले जाते तो। हाँ तो ठीक है, बाबूजी खुश हो जाते हैं। कल शाम की मेल से अपनी अम्मा को लेकर चले जाओ। मैं कमरे में आकर सामान जुटाने लगता हूँ, पर मन नहीं लगता। कई बार विचलित हो पैर दरवाजे की ओर बढ़ते हैं, लेकिन आकर कह नहीं पाता कि 13 के दूसरे दिन 10 बजे मेरा ओवरसीयरी का इंटरव्यू है। टेस्ट में बिना किसी को बताए दे आया था और मेरे अनुमान के अनुसार पर्चा काफ़ी अच्छा हुआ था। जानता हूँ, कहते ही एक के बाद एक दूसरे कान तक तेजी से खुसफुसाहटें तैरने लगेंगी। लोग वही पुराने प्रश्न दोहराने लगेंगे और बाराबंकी जाने की समस्या पर विचार करते समय हर 2 वाक्यों बाद यही जोड़ा जाएगा, विनय तो जा सकते थे पर उनका इंटरव्यू है। कह तो रहे हैं इस बार पर्चा काफ़ी अच्छा हुआ है। इन चर्चाओं की कल्पना ही असहनीय हो जाती है। चुपचाप फिर धीरे धीरे चीज़ें जुटाने लगता हूँ। मंझले भैया की अटैची, बड़े भैया का नाश्तेदान। चलो अम्मा, रिक्शा आ गया। 13 बिताकर अम्मा के साथ लौटता हूँ तो बाबूजी एक हाथ से चश्मा, दूसरे हाथ से धोती संभालते लपकते लपकते खुश खुश आते हैं। अरे विनय, तुमने कोई इम्तहान दिया था? ये देखो उसकी मार्कशीट आई है, नंबर तो बहुत अच्छे हैं। इंटरव्यू कब है उसका? मैं चुपचाप बगैर जवाब दिए लिफाफा उनके हाथ से लेकर अंदर आ जाता हूँ। बाबूजी हक्के बक्के देखते रह जाते हैं। अपने से नितांत संत्रस्त, इतना भी नहीं कह पाता कि इंटरव्यू बीत गया है इसका। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर सूर्यबाला जी की लिखी हुई कहानी कंगाल।